नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी MPGK की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश के लोक गायन के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निवाड़ क्षेत्र के लोक गायन के बारे में। दोस्तों, प्रश्न कैसे आएगा, जैसे कि अक्सर हम चर्चा करते हैं कि निम्न में से कौन सा निवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है या नहीं है, या फिर इस प्रकार से भी आ सकता है कि कलगी तुर्रा कहाँ का लोकगीत है। तब आपको निवाड़ ऑप्शन को टिक करना होगा। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर निवाड़ क्षेत्र के कौन कौन से लोक गायन हैं। तो निवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है सिंगाजी, निर्गुणिया, मसान्या और कलगी तुर्रा। इन चार को ध्यान रख लेना है। कौन कौन से? सिंगाजी, निर्गुणिया, मसान्या और कलगी तुर्रा निवाड़ क्षेत्र के लोक गायन है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें मालवा की, तो मालवा में दोस्तों भरथरी, हीड़, संजा और मोपे। ध्यान रखें, भरथरी, हीड़, संजा और मोपे ये मालवा क्षेत्र के लोक गायन हैं। फिर बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पर बम्बुलिया, भोला, लमेटा, इनको एक ही मानकर चले। बम्बुलिया, भोला, लमेटा। फिर आल्हा, बैरायटा, फाग और देवारी। कौन कौन से हैं? बम्बुलिया, भोला, लमेटा, फिर आग, बैरायटा, फाग और देवारी। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन हैं। फिर बारी आती है बघेलखंड की, तो बिरहा, घोटुल पाटा, पंडवानी, बांस गीत और बसदेवा। ये पांच हैं बघेलखंड के। कौन कौन से हैं? बिरहा, घोटुल पाटा, पंडवानी, बांस गीत और बसदेवा। तो ये तो दोस्तों संक्षिप्त में हमने चर्चा कर ली आंचलिक आधार पर कि कौन सा लोक गायन किस अंचल में गाया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। अब विस्तार से हमें एक एक लोक गायन शैली की या लोकगीत की चर्चा करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे निवाड़ क्षेत्र के लोक गायन के बारे में, जिसमें सबसे पहले चर्चा की जाएगी संत सिंगाजी भजन की। चूंकि हम निवाड़ क्षेत्र के लोक गायन की चर्चा कर रहे हैं, तो जो हमने पढ़े थे संत सिंगाजी, निर्गुणिया, मसान्या, कलगी तुर्रा, इन सब का क्षेत्र निवाड़ अंचल ही होने वाला है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर संत सिंगाजी भजन का क्षेत्र आपको निवाड़ अंचल देखने को मिल रहा है। यदि इसकी गायन शैली की बात करें तो दोस्तों संत सिंगाजी भजन उच्च स्वर में एकल एवं सामूहिक गायन शैली में गाए जाते हैं। और अवसर तो शुभ अवसर होते हैं। विषय वस्तु क्या होती है? संत सिंगाजी भजन की विषय वस्तु गृहस्थ जीवन, कृषि व पशुपालन से संबंधित गायन को लेकर होती है। फिर निर्गुणिया की बात करें तो संपूर्ण निवाड़ अंचल का है, एकल सामूहिक शैली है और किसी भी अवसर पर साधु एवं भिक्षुकों द्वारा गाया जाता है। निर्गुणिया कौन गाता है? साधु एवं भिक्षुकों द्वारा इसे गाया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। विषय वस्तु की बात करें तो इसमें कबीर, मीरा आदि संतों के भक्ति पदों का गायन किया जाता है। किसमें? निर्गुणिया में। कहाँ का है? निवाड़ अंचल का है। फिर बारी आती है मसान्या गीत की। यह भी दोस्तों संपूर्ण निवाड़ अंचल में सामूहिक गायन है, मृत्यु पर गाया जाता है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। जो मसान्या है वह मृत्यु पर गाया जाता है और विषय वस्तु होती है आत्मा की अमरता। तो यहाँ इन दो बिंदुओं को भी आपको ध्यान रखना है निवाड़ अंचल के साथ। फिर नंबर आता है कलगी तुर्रा का। संपूर्ण निवाड़ अंचल, स्वाभाविक सी बात है। शैली कैसी होती है इसकी? वाद विवाद लोक गायन शैली होती है कलगी तुर्रा की। अवसर क्या होता है? रात के समय गाए जाने वाले लोकगीत हैं और घटनाओं पर आधारित होते हैं। और आपको कलगी तुर्रा के लिए सुमेर सिंह एवं मनसाराम का नाम जरूर याद रखना है। इसके प्रमुख गायक या उस्ताद या कलाकार हैं सुमेर सिंह व मनसाराम। ठीक, वाद विवाद लोक गायन शैली होती है कलगी तुर्रा में। मसान्या की तो हमने चर्चा कर ही ली है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? आत्मा की अमरता और मृत्यु पर गाया जाता है मसान्या गीत। तो ये तो हमने चर्चा की निवाड़ क्षेत्र के लोक गायन के बारे में। अब बारी आती है मालवा क्षेत्र के लोक गायन की। सबसे पहले बात करेंगे भरथरी की। क्षेत्र क्या है? मालवा है। अवसर है प्रातःकाल, मतलब सुबह टाइम इसको गाया जाता है। मालवा क्षेत्र का है भरथरी।
प्रातःकाल इसको गाया जाता है और विषय वस्तु है राजा भर्तृहरि व रानी पिंगला का वियोग का वर्णन। गायन शैली एकल और सामूहिक होती है। भर्तृहरि मालवा आपको ध्यान रख लेना है। भर्तृहरि और रानी पिंगला का नाम भी आप ध्यान रखें। यदि हीड़ गायन की बात करें तो मालवा अंचल में श्रावण के महीने में ग्यारस माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन होता है। हीड़ गायन में क्या होता है? ग्यारस माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन हीड़ गायन में मालवांचल का है। एकल व सामूहिक गायन है। संध्या गीत की बात करें तो यह भी मालवांचल में होता है। पितृपक्ष में शाम के समय इसे परफॉर्म किया जाता है। विषय वस्तु क्या होती है? गोबर एवं फूल पत्तियों से दीवार पर संजा बनाकर इसे गाते हैं और यह महिला प्रधान सामूहिक गायन शैली है। इसको ध्यान रखना है। संध्या गीत मालवा का। मोपे गायन की बात करें तो मालवांचल में बसंत पंचमी पर सरस्वती की आराधना इसकी विषय वस्तु होती है और सामूहिक गायन शैली है। बसंत पंचमी आ जाए तो सरस्वती जी की आराधना तो होनी ही है। और मोपे गायन दोस्तों कहाँ का है? मालवांचल का है, तो इसको भी ध्यान रखना है। यदि बात करें समाचार के पन्नों से तो आपको ध्यान रखना है हीरा सिंह बोरलिया। किस नाम को याद रखना है? हीरा सिंह बोरलिया को। इन्हें मालवी लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? हीरा सिंह बोरिया को, बोरलिया। ठीक। अमृत पुरस्कार किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी द्वारा। क्यों? मालवी लोक संगीत के क्षेत्र में। तो ये तो बात हुई मालवी लोक गायन की। अब बारी आती है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक गायन की, जिसमें सबसे पहले बात करनी है भोला बम्बुलिया लमेटा गीत की। क्षेत्र तो स्वाभाविक रूप से बुंदेलखंड ही रहना है। अवसर की बात करें तो भोला बम्बुलिया लमेटा गीत दोस्तों शिवरात्रि पर, वसंत पंचमी पर एवं मकर संक्रांति के समय गाया जाता है। विषय वस्तु होती है शिव एवं शक्ति की भक्ति से संबंधित भजन। गायन शैली की बात करें तो प्रश्नोत्तर शैली में स्त्री पुरुष के द्वारा बिना वाद्य यंत्र के भोला बम्बुलिया लमेटा को परफॉर्म किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र की बाध्यता नहीं होती। आल्हा गायन की यदि हम बात करें तो बुंदेलखंड में मुख्य रूप से, और दोस्तों विश्व का सबसे लंबा गायन है कौन सा? आल्हा गायन। इसे तो आपको भूलना ही नहीं है। और अवसर है प्रायः वर्षा ऋतु में रात के समय गाया जाता है। विषय वस्तु की बात करें तो वीर रस प्रधान होते हैं। महोबा की आल्हा एवं ऊदल की वीर गाथा इसकी विषय वस्तु होती है। किसकी? आल्हा गायन की। गायन शैली कैसी है? तो एकल एवं सामूहिक गायन शैली उच्च स्वर सहित। गायक की बात करें तो बच्चा सिंह व चंद्रभान का नाम आपको ध्यान रखना है। आल्हा गायन के संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे लंबा गायन कौन सा है? आल्हा गायन है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है बैरायता गायन की। क्षेत्र है बुंदेलखंड। अवसर है धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय में से गाते हैं। विषय वस्तु की बात करें तो महाभारत की कथाएं और गायन शैली है संवाद कथा गायन शैली। फाग गायन की बात करें क्षेत्र है बुंदेलखंड। अवसर है मुख्यतः होली के अवसर पर। और फाग गायन को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं, ठाकुर फाग, ईसरी फाग और राई फाग। ठाकुर फाग में दोस्तों जीराई खेल के साथ एच के आकार में ढोलक एवं मजीरा के साथ परफॉर्म किया जाता है। ईसरी फाग चौकड़िया में गाई जाती है। राई फाग राई नृत्य के साथ गाई जाती है। तो इतना आपको ध्यान रख लेना है कि ठाकुर, ईसरी और राई ये फाग के प्रकार हैं। ठीक है। फिर बारी आती है हरदौल की मनौती की। क्षेत्र कौन सा है? मुख्य रूप से बुंदेलखंड और आंशिक रूप से बघेलखंड। वीर रस प्रधान गायन परंपरा है। हरदौल की मनौती विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और परीक्षा बिंदु के रूप में यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है कि जगदेव का पुरवा है क्या? आखिर ये है तो जो जगदेव का पुरवा है दोस्तों बुंदेलखंड की भजन शैली है। इसको ध्यान रखना है। इसमें गाए जाने वाले गीत को लद कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है लद क्या है? तो भाई लद एक गीत है जो जगदेव का पुरवा में गाया जाता है, जो कि बुंदेलखंड की भजन शैली है।
इस चीज को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर बात करते हैं बघेलखंड के लोक गायन के बारे में। इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिरहा गायन से। क्षेत्र तो बघेलखंड होना ही है। अवसर है सुनसान जगह पर किसी ऊंचे टीले पर बैठकर दिवाली के समय गाते हैं, और जो विरह गायन है वह श्रृंगार विरह गीत है, सवाल जवाब गायन शैली में से परफॉर्म करते हैं। फिर बारी आती है बसदेवा गायन या हर बोल गीत की। तो दोस्तों बघेलखंड में हर बोल जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है बसदेवा गायन या हर बोल गीत। इसको भी ध्यान रखना है, यजमान के समक्ष कौन सी जाति दिन में गाती है? हर बोल जाति गाती है, बघेलखंड का है। विषय वस्तु की बात करें तो श्रवण कुमार की कथा, रामायण कथा, कर्ण कथा आदि वसुदेवा गायन या हर बोल गायन की विषय वस्तु होती है, और सामूहिक गायन शैली में इसे गाया जाता है। फिर दोस्तों बारी आती है पंडवानी गीत की। इसका क्षेत्र है शहडोल, अनूपपुर एवं बालाघाट। अवसर की बात करें तो अधिकतर शाम के समय आयोजित किया जाता है पंडवानी गीत, और इसमें पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। उच्च स्वर सहित कथा गायन शैली में पंडवानी गीत को परफॉर्म किया जाता है। इसके कलाकारों के नाम या गायकों के नाम तो आपको ध्यान रख ही लेने हैं, तीजन बाई और झाडू देवगन। एक दो के नाम आप और जानते हैं तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर घोटुल पाटा गीत की बात करें तो मुड़िया आदिवासी क्षेत्र में यह गाया जाता है और मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। अभी हमने एक गीत और नेवाड़ अंचल का देखा था जो मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। यदि आपको उसका नाम ध्यान है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। और यहाँ पर घोटुल पाटा को भी ध्यान रखें, मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटा गीत का गायन किया जाता है। क्यों? आत्मा की शांति के लिए। वहाँ पर भी हमने आत्मा की अमरता कुछ पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर भी सेम उद्देश्य है। और गायन शैली क्या है? बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन शैली में घोटुल पाटा गीत को गाया जाता है, मुड़िया आदिवासी क्षेत्र का गीत है। फिर देवारी गायन दोस्तों बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों में गाया जाता है, और दोहा गायन कृष्ण भक्ति पर आधारित है। प्रायः अहीर, यादव, ग्वाला जातियों द्वारा गाया जाता है। फिर विदेशिया गायन की बात करें तो बघेलखंड का है, और गीत में नायक और नायिका के बिछड़ने और मिलन का वर्णन होता है विदेशिया में। इस गायन में गडरिया कोटवार जाति के लोग विशेष दक्षता रखते हैं। ये तो हमने चर्चा कर ली प्रमुख लोक गीतों की या लोक गायन की। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के लोक नाट्य की। तो हमारा स्ट्रक्चर वही रहने वाला है। पहले हम क्षेत्र के आधार पर कौन कौन से लोक नाट्य प्रचलित हैं उनको देखेंगे, और फिर विस्तार से एक एक की चर्चा करेंगे, जैसा कि हम लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नेवार अंचल के लोक नाट्य से। तो ध्यान रखना है आपको, गम्मत, स्वांग, ठोठिया, रासमंडल और खमरास ये कहाँ के लोक नाट्य हैं? यह सभी दोस्तों नेवार के लोक नाट्य हैं। कौन कौन से? गम्मत, स्वान, ठोठिया, रासमंडल और खमरास, ये नेवार अंचल के लोक नाट्य हैं। इस ही प्रकार से यदि मालवांचल की बात करें तो माच, ढोलामारू, गवरी नाट्य, रामदंगल और नकल। कौन कौन से? माच, ढोलामारू, गवरी नाट्य, रामदंगल और नकल, यह है मालवांचल के। फिर बुंदेलखंड की बात करें तो स्वांग, लगड़बग्गा, रामलीला, रहस एवं भड़ौती। कौन कौन से? स्वांग, लगड़बग्गा, रामलीला, रहस एवं भड़ौती, ये कहाँ के हैं? तो यह बुंदेलखंड के लोक नाट्य हैं। यदि बघेलखंड के लोक नाट्य की बात करें तो इसमें नौटंकी, जिंदवा, छाहर, मनसुखा और हिंगला प्रमुख हैं। कौन कौन से? नौटंकी, जिंदवा, छाहर, मनसुखा और हिंगला, ये हैं बघेलखंड के लोक नाट्य। अब करना क्या है, हम अपनी परंपरा के अनुसार विस्तार से इनकी चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे नेवार क्षेत्र के लोक नाट्य के बारे में, और उसमें भी सबसे पहले बात की जाएगी गम्मत की। तो क्षेत्र तो हम समझ ही गए, नेवार अंचल है। अवसर देख लेते हैं।
नवरात्रि, होली एवं गणगौर पर्व के समय गम्मत नाट्य को परफॉर्म किया जाता है। विषय वस्तु की बात करें तो हास्य और व्यंग्य समसामयिक घटनाओं पर आधारित होता है गम्मत। कलाकार की बात करें तो सुनील पांडे और ओमकार साहू गम्मत लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार हैं। फिर स्वांग की बारी आती है। दोस्तों, क्षेत्र है निवाड़ अंचल और अवसर है किसी भी शुभ अवसर पर स्वांग को परफॉर्म किया जाता है। गम्मत के समान ही होता है। इसमें दोस्तों किसमें स्वांग में अभिनय की अवधि कम होती है जबकि मंचन की अवधि अधिक होती है। स्वांग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पाती स्वांग और दूसरा होता है पनवाड़ी स्वांग। अब जो पाती स्वांग है गणगौर के समय महिलाओं द्वारा, और जो पनवाड़ी स्वांग है वह विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा होता है। तो यहाँ पर स्वांग भी दो प्रकार के होते हैं, गणगौर के समय पाती स्वांग परफॉर्म होता है और विवाह के समय पनवाड़ी स्वांग को परफॉर्म किया जाता है। फिर बारी आती है अगले लोक नाट्य की जिसका नाम है ठोठिया। ये भी निवाड़ अंचल का है। विवाह के समय या बारात गमन के बाद इसे परफॉर्म किया जाता है। और दोस्तों यह एक महिला प्रधान हास्य नाट्य है ठोठिया, याद रखना है, निवाड़ अंचल का। रास मंडल की बात करें तो दोस्तों निवाड़ अंचल में जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप लीलाओं का मंचन किया जाता है रास मंडल में। फिर खमरास की बात करें तो दोस्तों यह भी निवाड़ अंचल में जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है और खमरास को रासलीला भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, खमरास को कहते हैं रासलीला। और जिसमें रास आ रहा है ना उसको जन्माष्टमी से आप जोड़ सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की बात चल रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं मालवा क्षेत्र के लोक नाट्य के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे माच की। दोस्तों हम सभी जानते हैं माच हमारा राजकीय नाट्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय नाट्य के रूप में घोषित किया है माच को। संपूर्ण मालवा अंचल का लोक नाट्य है और सामान्यतः वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर रात्रि के प्रथम पहर में इसको परफॉर्म करते हैं। मालवी लोक जीवन पर आधारित इसकी विषय वस्तु होती है और माच की दोहा शैली को हम रंगत कहते हैं। तो रंगत भी आपको ध्यान रखना है, क्या है, माच की दोहा शैली है। प्रमुख कलाकार के नाम भी ध्यान रखना है, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। फिर दोस्तों माच लोक नाट्य में ढोलक और एवं सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। माच की कथाएं राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, राजा करतला, दोस्तों ध्यान रखना है, राजा करतला लिखा हुआ है, और भक्त ध्रुव से संबंधित होती हैं। फिर बारी आती है ढोला मारू गीत की। तो दोस्तों ढोला मारू गीत राजस्थान के प्रमुख दोहा गीत और नाट्य हैं। मध्य प्रदेश में मालवा निवाड़ तथा बुंदेलखंड में गाए जाते हैं और भबई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत होते हैं। तो ढोला मारू गीत से आपको भबई जाति को जोड़ के देखना है। इस गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन होता है। ढोला मारू के नाम से ही समझ में आता है। फिर गवरी नाट्य की बात करें तो गवरी नाट्य दोस्तों भील जनजाति का प्राचीन लोक नाट्य है। इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, गवरी नाट्य को हम मेरू नाट्य के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। कौन सा, गवरी नाट्य की बात चल रही है दोस्तों। फिर रामदंगल की बात करें तो मालवा अंचल इसका क्षेत्र है और तुर्रा कलंगी की तरह ही रामदंगल मालवा का लुप्त होता जा रहा लोक नाट्य है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है नकल की। मालवा अंचल का है। इसके पात्र किसी भी लोकप्रिय व्यक्ति की नकल उतारकर नाट्य करते हैं। नाट्य के साथ साथ ईश्वर वंदना भी की जाती है नकल नाट्य में, जो कि मालवा अंचल का है, ठीक। फिर बारी आती है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्य की। सबसे पहले बात करेंगे स्वांग की। बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इसको दोस्तों विभिन्न त्योहारों उत्सवों पर राई नृत्य के बीच में प्रदर्शित किया जाता है और विषय वस्तु होती है सामान्यतः सामाजिक घटनाएं। इसमें स्वांग की बात चल रही है। फिर बारी आती है लगड़ बग्घा की। तो बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों का है। विवाह के बाद खुले मंच पर परफॉर्म करते हैं और वन पशु आधारित नाट्य है लगड़ बग्घा। रासलीला की बात करें
तो बघेलखंड बुंदेलखंड में भादों में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास इसे परफॉर्म करते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जन्माष्टमी की बात इसको परफॉर्म किया जा रहा है या जन्माष्टमी के आसपास परफॉर्म किया जा रहा है, तो कृष्ण की लीलाओं पर आधारित तो होना ही है। फिर रामलीला की बात करें तो दोस्तों बुंदेलखंड के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में रामलीला को परफॉर्म किया जाता है दशहरा और नवरात्रि के समय। विषय वस्तु क्या है? रामचरितमानस की चौपाई और दोहे पर आधारित होती है। फिर बात करते हैं रहस्य की। क्षेत्र है बुंदेलखंड, अवसर है जन्माष्टमी के समय, विषय वस्तु है भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक नाट्य। भड़ौती की बात करें बुंदेलखंड का है दोस्तों, बुंदेलखंड की शौर्य गाथाओं पर आधारित है। चंदेल शासकों के समय प्रबोध चंद्रोदय और कपूर चरित में इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना है। प्रबोध चंद्रोदय और कपूर चरित में भड़ौती का उल्लेख मिलता है चंदेल शासकों के समय। फिर बारी आती है नौटंकी की। तो दोस्तों क्षेत्र है बुंदेलखंड और बघेलखंड, अवसर है किसी भी शुभ अवसर पर, विषय वस्तु है लोक दाम्पत्य जीवन पर हास्य व्यंग्य। दोस्तों यहाँ पर आपको मेरी आवाज अजीब टाइप की खिंची खिंची लग रही होगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है गले में। जैसे ही मैं सो के उठाऊं वीडियो को रिकॉर्ड करने लग गया, जिस कारण से हो सकता है प्रॉपर मेरी वॉइस आप तक डिलीवर ना हो पा रही हो। मुझे भी ऐसा खिंचाव टाइप का फील हो रहा है गले में अपने। तो आपको इतना तो मैनेज अब करना ही होगा, क्योंकि हमें जल्दी चीज़ें कवर करनी है और कुछ दिनों से वीडियोस आए भी नहीं है, तो मजबूरन इस ही समय और इस ही कंडीशन में हमें वीडियोस को रिकॉर्ड करना होगा। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बातें भी नहीं कर पा रहा हूँ इस वीडियो में। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सर हमेशा की तरह ज़्यादा कुछ विशेष बातें कर नहीं रहे हैं, सीधा सीधा पढ़ाते चल रहे हैं, आवाज़ भी अजीब अजीब सी आ रही है। तो ये सभी कारण है। एक तो सो के जस्ट उठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत समय पहले मैं सो के उठ गया था, लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से आवाज निकलकर सामने नहीं आ रही है गले से। ऐसा लग रहा है कुछ बीच में आवाज को पीछे की ओर खींच रहा है। तो इतना तो आपको मैनेज करना होगा। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब सॉल्यूशन क्या ढूंढेंगे दोस्तों? डॉक्टर पास जा सकते हैं इंसान, लेकिन देखते हैं क्या होता है, बाद में इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ चर्चा करना ज़्यादा ठीक भी नहीं है, आगे चलते हैं। बघेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्य, सबसे पहले जिंदवा, बहलोल और गौरिया। बघेलखंड का है दोस्तों, अवसर क्या है? बारात आगमन के बाद इसे परफॉर्म करते हैं। विषय वस्तु क्या है? महिला प्रधान हास्य व्यंग्य इसकी विषय वस्तु है। जिंदवा, बहलोल या गौरिया की बात चल रही है, तीनों को आपको एक ही मानना है, जिंदवा, बहलोल या गौरिया। बघेलखंड का है, बारात गमन के बाद इसको परफॉर्म करते हैं, ध्यान रखना है बारात गमन लिखा हुआ है ना। विषय वस्तु क्या है? महिला प्रधान हास्य व्यंग्य है। छाहुर की बात करें तो बघेलखंड क्षेत्र का है, अवसर क्या है? दिवाली के समय अहीर जाति के द्वारा छाहर परफॉर्म किया जाता है। विषय वस्तु है सामूहिक दोहा गायन के साथ नाटक किया जाता है छाहर में। मनसुखा की बात करें, बघेलखंड का है, सभी शुभ अवसरों व त्योहारों पर परफॉर्म करते हैं। और मनसुखा लोक नाट्य एक लोक व्यंग्य है दोस्तों, जिसे रास का बघेली रूपांतरण माना जाता है। ध्यान रखना है, रास का बघेली रूपांतरण कहते हैं मनसुखा को। इसमें 2 मंच और 2 पर्दों का उपयोग किया जाता है। फिर बारी आती है हिंगोला या हिंगाला की। बघेलखंड का है, सभी शुभ अवसर त्योहारों पर परफॉर्म करते हैं। विषय वस्तु क्या है? हास्य एवं कटाक्ष से युक्त दो दलों के बीच में गीतों के माध्यम से नोकझोंक इसमें की जाती है। दोस्तों जो हिंगाला है एक मंच रहित सीधा और सरल नाट्य रूप है, जो बघेलखंड क्षेत्र में खेला जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम हेल्प की। तो सबसे पहले देखते हैं हरदौल की मनौती को। दोस्तों हरदौल बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है। कौन? हरदौल की मनौती। दोस्तों राजा हरदौल को बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में पूजा जाता है। दोस्तों मैं क्या कर दूं, मुझे आवाज निकालने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ से अजीब अजीब सा भी लग रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। फिर राजा हरदौल की चर्चा कर लेते हैं। अभी तो हमने बात करी हरदौल की मनौती की। तो दोस्तों हरदौल क्या थे? बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में पूजे जाते हैं। और हरदौल बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीर गाथा
प्रधान गायन परंपरा है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। अब हरदौल राजा के बारे में बात कर लेते हैं, इनका संबंध कहाँ से है? ओरछा रियासत से है। तो दोस्तों हरदौल बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हैं, तो ना भी ध्यान रखें। और स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ का भंडारा हो, राजा हरदौल को आमंत्रित करना नहीं भूलते, क्योंकि वे मानते हैं कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती। कितने भी भंडारे का सेवन करने वाले, भंडारे का प्रसाद लेने वाले लोग आ जाएं, या शादी विवाह हो रही है तो जो डिनर कराते हैं बहुत सारे लोग भी आ जाएं, यदि हमने राजा हरदौल को निमंत्रण दे दिया तो उनके खाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, ऐसी लोगों की मान्यता होती है। फिर बात करते हैं डेरू वाद्य यंत्र की। तो किसका है भाई? भील जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है डेरू वाद्य यंत्र, और यह डमरू का बड़ा रूप है जो आम की लकड़ी का बना होता है। और डेरू को दोस्तों कांसे की थाली पर ठोक कर बजाया जाता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में नृत्य गायन से संबंधित प्रमुख कलाकारों की। तो सबसे पहले देखेंगे राई नृत्य से संबंधित कौन कौन है, इनके नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। राई नृत्य के कौन कौन से कलाकार हैं? तो राम सहाय पांडे और ज्ञानेश्वरी। पंडवानी की हैं तीजन बाई झाड़ू देवगन। कलगी तुर्रा के हैं सुमेर से हैं मनसाराम। निर्गुणिया के हैं प्रहलाद से हैं टिपानिया। आल्हा गायन के बच्चा से हैं चंद्रभान से हैं। गम्मत के हैं सुनील पांडे ओमकार साहू। माच के हैं ओम प्रकाश शर्मा सिद्धेश्वर सेन कालू राम जी बालमुकुंद, इनको ध्यान रखें। फिर दोस्तों समाचार के पन्नों से बात करें, श्री किरण सदाशिव देश पांडे को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत श्रेणी में तबला वादन में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार दिया गया। कैसे? श्री किरण सदाशिव देश पांडे को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत श्रेणी में किस चीज के लिए? तबला वादन में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत अकादमी द्वारा दिया गया है अमृत पुरस्कार। तो इनका नाम भी ध्यान रखना है। फिर अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नृत्य गायन में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों की। तो दोस्तों राय में हम सभी जानते हैं ढोलक, मृदंग, झांझ, मजीरा और रमतुला का उपयोग होता है। गणगौर नृत्य में ढोलक, मटकी का उपयोग होता है। भरथरी में एक तारा का प्रयोग होता है, गाना भी है एक तारा, ठीक है। पंडवानी गायन में खड़ताल का उपयोग होता है। गरबा नृत्य में ढोलक, घुंघरू का उपयोग होता है। कर्मा नृत्य में मांदर और टिमकी का उपयोग होता है। भगोरिया नृत्य में ढोलक, मांदर, शहनाई। कोल दहका नृत्य में ढोलक, मजीरा, झांझ। बाम्बुलिया या भोला गीत में वाद्य यंत्र रहित गायन है। तो इसे आप ध्यान रखना कि बाम्बुलिया और जो भोला गीत है वो वाद्य यंत्र रहित है, अर्थात वाद्य यंत्र की बाध्यता नहीं होती। फिर काठी नृत्य में ढाक का उपयोग होता है। मटकी में ढोलक या ढोल का उपयोग होता है। बधाई में ढपली और मृदंग का उपयोग होता है। कहरबा में टिकोरी या टिकोरा का उपयोग होता है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में प्रचलित वाद्य यंत्रों की, ठीक। इस वीडियो में अपनी गाड़ी को हम यहीं रोकते हैं। आपके लिए करना क्या है? बने रहना है हमारे साथ, मेहनत करनी है, आगे बढ़ते रहना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।